आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के तीसरे टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास है CSS के बारे में। ठीक है, कल हमने जो लास्ट टाइम बात की थी उसके अंदर हमने जो डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन के अंदर आपने CSS का कोड या तो कॉपी पेस्ट किया होगा या CSS के कोड को आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। यानी कल की हमारी डिस्कशन में हमने थोड़ा बहुत CSS को टच किया था। आज हम बाकायदा CSS को पढ़ेंगे। CSS हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स को हम हमारे पेज के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर किस तरह से रेंडर किया जाता है, किस तरह से पुटअप किया जाता है, उसका लेआउट्स क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ जो है ये आपकी स्टाइल शीट जो है वो कंट्रोल करती है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट, कैस्केड। ठीक है, CSS जो है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम HTML के ज़रिए हम एलिमेंट्स एक HTML डॉक्यूमेंट में डालते हैं और CSS के ज़रिए हम उन एलिमेंट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग 1 एक लिखी है, उसके बाद आपने एक पैरा लिखा है, फिर आपने हेडिंग 2 लिखी है। अब ब्राउज़र के अंदर किस तरह नज़र आना चाहिए, जिस तरह आपने HTML की डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हेडिंग 1 ऊपर, पैरा और देन हेडिंग 2। लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि हेडिंग 2 जो है वो राइट कॉर्नर में चली जाए या राइट कॉर्नर में चली जाए, टॉप पे चली जाए, बॉटम पे चली जाए। आप उसकी पोजीशन को वो नहीं रखना चाहते जिस तरतीब से आपने उसको HTML डॉक्यूमेंट में दाखिल किया है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें CSS को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो CSS जो है ये हमारा बहुत सारा काम, लॉट ऑफ वर्क जो है उसको सेव करती है, क्योंकि लेआउट को हम एक ही दफ़ा जो है वो सेट करते हैं और उनको जो है ना वो बना लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल की मैंने यहाँ पे URL दिया है W3 स्कूल्स का, ये वो एग्ज़ाम्पल है जो हमने करनी है। अगर आप ये एग्ज़ाम्पल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप CSS के ऊपर मुकम्मल आपको अबूर हासिल हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है, देखिएगा ज़रा, ये इस पेज के अंदर मौजूद है। ये चीज़ अगर आप देख लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल आपका रह जाएगा कि CSS जो है ये क्या करती है। देखें ज़रा, आपके सामने ये एक पेज आपको नज़र आ रहा है, ये पेज नज़र आ रहा है। इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं कि ये जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, अब देखें, ये इसके कंटेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप जब इसके ऊपर स्टाइल शीट 2 पर क्लिक करते हो तो एक दूसरा स्टाइल में ये पेज आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखें कंटेंट्स वही हैं, सिर्फ उसकी CSS बदलने से पूरे पेज की लुक जो है वो चेंज हो गई, वही सारा कुछ है। समझ आ रही है? स्टाइल 1 पर देखें, ये लिंक्स आपके लेफ़्ट पे हैं, ये आपका टेक्स्ट जो है वो राइट पे है। लिंक्स की फॉर्मेटिंग देखें और तरह की है, इसकी हेडिंग, इसका कलर और तरह का है। लेकिन जैसे कि आपने स्टाइल शीट 2 की, आप देखें कि उसकी पूरी की पूरी शक्ल ही बदल गई। ठीक है, इसी तरह जब आप स्टाइल शीट 3 करते हैं तो आप देखें कि फिर एक नया फॉर्मेट। जब आप स्टाइल शीट 4 करते हैं तो एक नया डिज़ाइन, और जब आप नो स्टाइल शीट करते हैं तो ये इस तरह का आपका पेज है। आपकी वेबसाइट जो है जी, ये सिर्फ HTML है, इसमें कोई CSS इन्वॉल्व नहीं है। आप देखें क्या है कि ये आपने वेलकम लिखा, ये आपने एक लिस्ट आइटम बनाई हुई है, ये आपने जनाब 4 जो हैं वो लिंक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर स्टाइल शीट 1 करते हैं तो आप देखें ये किस तरह अरेंज होकर हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट CSS। CSS जो है वो आपके वेब पेज की लुक को बनाती है, आपके वेब पेज के स्टाइल को बनाती है। अगर आप CSS में एक्सपर्ट हैं तो आप एक ही वेबसाइट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, अपने क्लाइंट को मल्टीपल डिज़ाइन बना के दिखा सकते हैं। जिस डिज़ाइन पे वो एग्री कर जाए वो वाली फ़ाइल अटैच कर दें, बाकी फ़ाइल्स को वहाँ से डिलीट कर दें। और वेरी सिंपल है, इस पूरी के पीछे 4 फाइलें हैं। जब आप फाइल नंबर 1 को लिंक करते हो वो वाला डिज़ाइन आ जाता है। जब आप उसके आगे फाइल नंबर 2 का नाम लिख देते हो तो ये डिज़ाइन आ जाता है। जब फार्म 3 लिखते हो, तीसरी फाइल का नाम लिखते हो, तो एक यानी फ़ाइल को आपने लिंक करना है और आपकी पूरी वेबसाइट का नक्शा जो है वो चेंज हो जाना है। ठीक है, तो ये पावर है CSS की, या हम इसको बेहतरीन तरीके से इसकी एग्जांपल को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे देखें जी आप, HTML CSS शुरू में नहीं थी। पहले जब वेब पेजेस बने हैं तो वो सिर्फ HTML में बनते थे। उसकी कलरिंग, उसकी जो थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी थी, वो सारी की सारी हम HTML में ही टैकल किया करते थे। मसलन अगर हमने किसी हेडिंग को अगर सेंटर में करना होता था ना, तो हम सेंटर का टैग यूज़ किया करते थे। हमने ऊपर भी सेंटर लिख देना, नीचे भी सेंटर लिख देना, दरमियान में जो लिखेंगे वो आपके वेब पेज के सेंटर में चला जाता था। अगर आपने एक डिव लगाया हुआ है और आप चाहते हो कि उस डिव के सेंटर में चले जाए, तो हम डिव के अंदर जाके सेंटर के टैग को यूज़ कर लेते थे। कलर्स को हम यूज़ करते थे। फ़ॉन्ट का अलहदा टैग होता था, यानी फ़ॉन्ट आपने एक पैराग्राफ जो है वो बनाया, या आप HTML एट्रीब्यूट्स के ज़रिए इसको हैंडल करते थे। मैंने इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कुछ इस तरह कि जैसे नहीं, स्पैन का तो ताल्लुक़ ही नहीं था उस वक्त। ये देखें, ये नोटपैड है ना, अब इसके अंदर आपने एक इमेज का टैग ऐड किया, IMG, ठीक है। इमेज को आपने हैंडल किया और इसके अंदर आपने SRC लिख के इमेज का नाम लिख दिया, जो भी इमेज है, और ये आपका इमेज का टैग बंद हो गया, क्योंकि इमेज अब जो है वो चेंज हो गया, सिंगल टैग है। अब आप ये इमेज तो शो हो गया, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वही ब्राउज़र में आपको शो होगा। आप चाहते थे कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी रैपिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करते थे। बिफोर द इन्वेंट ऑफ CSS आप सारा कुछ यहाँ करते थे। आप लिखते थे जी इसकी विड्थ कितनी है, इक्वल टू और ये, ठीक है। फिर आप इसकी लिखते थे कि हाइट कितनी है, ठीक है जी, इक्वल टू और ये, यानी एज एन एट्रीब्यूट्स जो है वो आप इनको हैंडल करते थे। आपने 15 इमेजेस डालें, 15 दफ़ा आपको जो है वो ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने जितनी दफ़ा फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है आपको उतनी दफ़ा ये लिखें। ये था बिफोर CSS। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वेब कंसोर्शियम ने जो है वो HTML 3.2 के अंदर जो है ना, उन्होंने W3 कंसोर्शियम में थोड़ी सी सहूलत दी और उसके बाद उन्होंने CSS को लॉन्च किया। जैसे ही CSS आई तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो HTML से CSS में शिफ्ट होनी शुरू हो गई। आप HTML में टेबल बनाते थे, कॉल स्पैन खुद करते थे, बॉर्डरिंग उसकी टेबल के टैग के अंदर करते थे, कलरिंग उसकी, अलाइनमेंट उसकी। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी, अगर आप टेबल के टैग को जाके देखें, W3 स्कूल्स में मैंने आपको कहा था कि टेबल के टैग को अगर आप देखें, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें, यहाँ से हम HTML में जाते हैं, HTML के रेफरेंस में हम चले जाते हैं। ये हमारे पास HTML का रेफरेंस है टैग लिस्ट, ठीक है। टैग लिस्ट में हम फाइंड करते हैं टेबल को, ये टेबल का टैग आ गया, ठीक है। ये देखेंगे, अब ज़रा गौर से देखेंगे, एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं और ये क्या लिखा हुआ है, लाइन का एट्रीब्यूट्स। अब क्या कहते हैं, नॉट इन HTML5। क्यों? क्योंकि ये CSS के थ्रू होता है। अब BG कलर नॉट स्पेसिफाइड इन HTML5। क्यों? CSS ने इसको टेकअप कर लिया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह देखें, सेल पैडिंग स्पेसिफाई जो है वो HTML5 में करता है, सेल स्पेसिंग HTML5 में। आप देखें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसने टेकअप कर ली हैं, CSS। ये जो लिखा है ना कि अब HTML5 में अगर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, HTML5 की डॉक्यूमेंट है वो, उसमें अगर आप ये समरी, ये विड्थ देते भी हो टेबल के, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि HTML5 ने इनको ऑब्सोलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। HTML5 से जो पिछला वर्जन था उसमें ये होता था कि दोनों ऑप्शंस मौजूद थी, आप CSS में भी कर सकते थे और इधर भी कर सकते थे। लेकिन अब ये स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ HTML को यूज़ किया जाता है कंटेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और हर कंटेंट के लेआउट को, उसकी प्रेजेंटेशन को जो है वो हम सेट करते हैं CSS के ज़रिए, जो कि कैस्केड स्टाइल शीट है। आप इससे काम करेंगे तो आपका काफ़ी सारा वक्त जो है वो बच सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दी कि आप एक फ़ाइल को चेंज करेंगे और आपकी वेबसाइट की पूरी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये सारा कुछ HTML में लिखा होता तो आपको HTML की पूरी फ़ाइल जो है वो डिकोड करनी पड़नी, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर हो गया है CSS के साथ। बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ गए हैं ग्राफिकल, लेकिन आप CSS की कोडिंग को ख़ुद से लिखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरह हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम CSS लिखते कैसे हैं। ये चीज़ आपने कल देख ली थी। इसका बेसिक सिंटैक्स जो ये है
कि CSS लिखने का कि आप एक सेलेक्टर लिखेंगे, सेलेक्टर के बाद आप जो है ना ये करली ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद आपने इसमें डेक्लेरेशंस करनी है, डेक्लेरेशन 1, डेक्लेरेशन 2 और ये डेक्लेरेशंस चलती जाएंगी। एक डेक्लेरेशन जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है कि आप उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी 2 और उसकी वैल्यू। हर डेक्लेरेशन को दूसरी डेक्लेरेशन से आपने सेमी कॉलन से सेपरेट करना है। CSS जो है ये केस सेंसिटिव भी है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसका मतलब और है, सेलेक्टर को अगर आपने स्मॉल में लिखा हुआ है तो उसका मतलब और है, ठीक है। इसी तरह अब आप देखें कि जितनी आपने डेक्लेरेशंस देनी, मिसाल मैंने दी नीचे कि H1 है, हेडिंग है, अब H1 क्या है, सेलेक्टर है। H1 से मुराद क्या है कि ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो CSS है ये किस पे जाके इम्प्लीमेंट होगी, तमाम H1 टैग्स उस पेज के, ये भी ज़हन में रख लें, हर H1 पे जाके जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसमें हमने पहली डिक्लेरेशन क्या दी कि बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए, ये एक डिक्लेरेशन है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, रेड उसकी वैल्यू है, और बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, यहाँ तक आपकी एक डेक्लेरेशन है। इसी तरह आपने 3 डेक्लेरेशन इसके अंदर दी हुई हैं जिसके अंदर आपने उसके कलर को और बॉर्डर को जो है ना वो आपने मेंशन किया हुआ है। ये एक सिंटैक्स है आपके CSS लिखने का। हाँ, जहाँ पर जितने H1 उसके अंदर मौजूद हैं उस पेज के अंदर, तमाम H1 के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग आप कह लें या ये वाली प्रेजेंटेशन जो है वो कह लें, आप उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी तमाम H1s के ऊपर। बात की समझ आ गई। अब सेलेक्टर्स लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट को। बेसिकली ये जो सेलेक्टर है ये क्या है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट में मौजूद हमारा HTML एलिमेंट है। यहाँ पर H1 से क्या मुराद है कि वी आर स्पेसिफाइंग ऑल H1 एलिमेंट्स ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट। हमारी HTML डॉक्यूमेंट्स में मौजूद तमाम H1 एलिमेंट्स को जो है ना वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं जी इसको सेलेक्टर्स को लगाने के। सबसे पहला जो है वो तो है दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट सेलेक्टर। थोड़ा सा नाम भी याद रखें इसके, बिल्कुल ये नहीं है कि कोडिंग ही याद हो, थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना भी याद हो, ताकि अगर आप फ्रीलांसर और ई-लांसर के ऊपर जाके काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे उनके टेस्ट हैं कि आपने एक HTML का टेस्ट उनका पास कर लेना है। अगर आप वो पास कर जाते हैं उनका टेस्ट HTML का तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस बंदे ने आपको काम देना होता है उसने ये देखना होता है कि क्या ये इनका टेस्ट पास है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसानी से आपको जो है ना वो वहाँ पे काम मिल सकता है। सबसे पहला जो सेलेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर से मुराद ये है, यहाँ पर एलिमेंट से मुराद टैग है, याद रखिएगा। HTML और CSS पढ़ते हुए जब भी लफ्ज़ एलिमेंट आएगा इट मीन्स अ टैग, ठीक है, या एन एरे ऑफ टैग, यानी H1 है तो मीन्स सारे H1 वाले टैग, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बेस्ड ऑन अ टैग नेम, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो H1, यानी आप पहला तरीका तो ये है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो CSS के अंदर टैग नेम से। जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल आपको दी कि जब मैंने H1 लिखा तो ये मैंने कौन सा सेलेक्टर यूज़ किया, एलिमेंट नेम वाला। अच्छा, दूसरा सेलेक्टर क्या है, दूसरा सेलेक्टर है ID सेलेक्टर। ID जो है ये एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट, यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ज़रा नीचे वाली लाइन देखें जी कि ID ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, द स्टाइल रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू HTML एलिमेंट। आप क्या करते हैं कि आप ये वाली चीज़ जो है ना वो ऑप्शन करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो पैरा है ना, इस पैरे के ऊपर फॉर्मेटिंग बाकी तमाम पैरों से मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आप इसका ID डिफ़ाइन कर दोगे, ठीक है, माई पैरा लिख दिया आपने। अब ये जो पैरा है ना इसका एक नाम रखा गया माई पैरा, और ID जब आप HTML डॉक्यूमेंट में लिखते हो तो इट मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो आपके तमाम CSS जो है वो मिस हैंडल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप तो ID लगा रहे थे एक के लिए, अगर आपने एक से ज़्यादा लिखे हुए हैं तो ज़ाहिर है वो तमाम के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको आपने यूनिक रखना है। जिस आइटम को आपने एक ID दे दिया फिर आप उसको, अब ये ID है, अगर आपने अपने एलिमेंट्स के ID मेंशन किए हुए हैं फिर आप उनको अपनी CSS के अंदर ID के साथ भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर मैं इसकी
जो है ना वो CSS लिखूँगा, तो वो मैं CSS ज़ाहिर है यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको स्टाइल के टैग के साथ। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि ये सारे P के ऊपर इस डॉक्यूमेंट में जितने पैराग्राफ हैं सब पे लगेगा। ये सिलेक्टर हो गया द एलिमेंट सिलेक्टर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हैश ये और उसके बाद मैं लिखता हूँ माई पैरा, ये देखें लिखा हुआ आ गया। अब ये जो CSS है ये स्पेसिफिकली उस पैराग्राफ के लिए है जिसको मैं मेंशन आउट कर रहा हूँ। हैश जो है ये ID एट्रीब्यूट के लिए आप यूज़ करेंगे, जिसके लिए भी जब भी आप CSS के अंदर सेलेक्टर को बतौर ID के तो लगाना चाहते हैं तो देन आपने हैश को यूज़ करना है। ठीक है, मसलन हाँ जी, कुछ भी चेंज कर दें आप उस आप किसी और P के अंदर माई पैरा 2 रख दें। ये मैं कह रहा हूँ यूनिक से मुराद ये नहीं है कि पूरे आप ID एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आप ID की जो वैल्यू है इट मस्ट बी यूनिक फॉर ऑल HTML एलिमेंट्स, ये बात है इसकी। तो अब आप देखें यहाँ पर ये हो गया। तीसरा तरीका जो हमारे पास है वो तरीका है हमारे पास क्लास सिलेक्टर का। ठीक है, क्लास सिलेक्टर यूज़ द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML। जिस तरह हमने ID मेंशन की है ना, इसी तरह हम क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ, क्लास के लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ID मीन्स आइडेंटिटी, ये सिंगल की बात होती है। क्लास मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। क्लास आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग्स दी हैं ना, उन हेडिंग्स को आपने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि ये मेरी हेडिंग्स एक तरह होंगी, ये दूसरी मेरी हेडिंग्स एक स्टाइल में होंगी, ये तीसरी मेरी हेडिंग्स एक स्टाइल में होंगी। बात की समझ आई या नहीं है? इसी तरह चाहे किसी भी आपके जो HTML एलिमेंट्स हैं, आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर सेम CSS लगाना चाहते हो। दोबारा सुन लें, एलिमेंट्स आपके एक से ज़्यादा हैं, आप चाहते हो कि इनके ऊपर सेम एलिमेंट्स लगे। मैं आल की बात नहीं कर रहा, अगर आल पे लगाना है फिर तो हम एलिमेंट से लगा लेंगे, एक पे लगाना है तो हम ID से लगा लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 पैराग्राफ है ना, मैं 4 पैराग्राफ का एक ग्रुप है, 2 पैराग्राफ का एक ग्रुप है, बाकी मेरे पास 2 का एक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना फिर वो क्लास को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं उसका ID जो है ना वो क्लास के साथ दूँगा। वो क्या होगा, जैसे कि देखें जी, मेरे पास डिफरेंट किस्म के पैराज हैं मेरे पास। तो ये पैरा मेरा ID है और ये पैरा जो है इसको मैंने CLAS क्लास और इसका नाम मैंने कोई भी रख दिया कि ये मेरे सब पैरा हैं। ठीक है, आमतौर पर ऐसे ही होता है कि आप अपने पैरे में एक मेन पैरा आपका चल रहा है, एक आपका सब पैरा चल रहा है। जिस तरह एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है। अब आप जितने भी आपके सब पैरा हैं आप उनकी फॉर्मेटिंग अलग रखना चाहते हो, तो जिसको आपने सब पैरा बनाना है उसके साथ ये आइटम यूज़ कर दें, क्लास सब पैरा। आगे फिर आपने एक पैरे को सब पैरे वाली लगानी, उसको भी क्या कर दें, क्लास सब पैरा। बात समझ में आ गई? अब आप जब आएंगे तो इसको मेंशन आपने किस तरह से करना है, आपने डॉट के साथ यूज़ करना है, डॉट SUB सब पैरा, सब पैरा जी। लो जी, अब ये आपकी इस क्लास के ऊपर जो है ना वो CSS आपकी लग जाएगी जी। बात की समझ आ गई? और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी भी फाइल के कोड को अगर आप देख लें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर, ये ब्राउज़र है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसका सोर्स देखता हूँ। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए सोर्स खोलता हूँ, कंट्रोल F एंड ID, ठीक है जी, स्पेस। इसी तरह क्लास देखिए 147 दफ़ा क्लास को यूज़ किया गया और इसमें बहुत सारी क्लासेस ऐसी होंगी जो सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि W3 कॉल L3 M6 S12 है ना, ये एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, एक से ज़्यादा दफ़ा। हम इस सारे को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, और ये देखें ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कितनी दफ़ा ये आया है? 4 दफ़ा। अब इस क्लास के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है ये इन 4 जगह पे जाके लग जाएगी।
समझ आ रही है? इसी तरह डिफरेंट होता है हर जगह पे। आप देखें कि डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट क्लासेस। आप देखें हर के साथ क्लास मौजूद है, गौर से देखें, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास। ऑलमोस्ट जो है वो CSS के अंदर और बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईडी का इतना नहीं है, लेकिन क्लास का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात की समझ आ गई? ठीक है जी। ये तीसरा तरीका है हमारे पास सिलेक्टर को मेंशन करने का। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ये भी कर सकते हैं कि आपने सब पैरा जो है ना वो P को भी दिया हुआ है, कोई क्लास का नेम है, और ये आपने लिस्ट के अंदर भी दिया हुआ है। समझ आ रही? आपने अपने एक LIL आइटम की क्लास को भी क्या लिखा हुआ है, सब पैरा, और आपने अपने P यानी पैराग्राफ के अंदर भी आपने क्लास दी हुई है सब पैरा। तो लेकिन अब आप अगर देखते हो डॉट सब पैरा, तो ये LI पे भी लग जाएगा और P पे भी लग जाएगा। समझ आ गई ना बात की? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार P वाले सब पैरे पे लगे, तो देन आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो P डॉट कोट पैरा, यानी डॉट से पहले एलिमेंट का आप नाम लिख सकते हैं। समझ आई इस कॉन्सेप्ट की या नहीं जी? यानी ये एक तरीका तो क्लास को मेंशन करने का ये है ना, दूसरा तरीका ये भी है P डॉट सब पैरा। अब इससे क्या मुराद है कि वो तमाम सब पैरा की क्लास वाले एलिमेंट्स, लेकिन जो पैराग्राफ है। अगर आप हाँ डोमेन की सब, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास क्या P डॉट सब पैरा से मुराद ऐसे तमाम पैराग्राफ जिनकी क्लास सब पैरा के तौर पे डिफ़ाइन की गई है। लेकिन ऊपर वाले डॉट सब पैरा से मुराद तमाम क्लासेस ऑफ सब पैरा, चाहे वो H1 में है, चाहे वो LI में है, चाहे वो टेबल में है, चाहे वो किसी में भी आपने अगर लिख दिया हुआ है तो वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इस बात की समझ आ गई? ठीक है जी। सिलेक्टर्स के ऊपर हमारा एक दिन और लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सिलेक्टर्स को मज़ीद देखेंगे कि सिलेक्टर्स को हमने किस तरह से जो है ना वो इंटीग्रेट करना होता है। सिलेक्टर्स को स्पेसिफाई करना जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होती है आपके CSS की। ठीक है, उसको भी हम बाद में देखेंगे एक दफ़ा। CSS सेलेक्टर्स के बाद है जी कि ग्रुपिंग CSS सेलेक्टर्स। आप एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स के ऊपर सेम टाइप की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि जनाब जो H1 है और जो मेरा पैरा है और जो मेरा स्पैन है उसका सबका कलर जो है ना वो बोल्ड रेड हो जाए, तो आप ये लिख दो H1 P एंड स्पैन, यानी कॉमे के साथ आप उनके ग्रुप बना सकते हो, H1 P स्पैन, और आगे जो लिखेंगे इन तीनों पे लग जाएगा। समझ आ गई बात की या नहीं? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं आप IDs वाले, #para1 #para2, यानी ये दोनों IDs वालों पे सेम लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा भी है कि डॉट सब मेन्यू डॉट सब सेक्शन। अब डॉट सब मेन्यू और डॉट सब सेक्शन दो क्लासेस के ऊपर आपने सेम CSS लिख दी है, इनको भी ग्रुप किया जा सकता है और इनको डिफरेंट तरीके से भी ग्रुप किया जा सकता है। आपने लिखा H1, ये कौन सा सेलेक्टर है? एलिमेंट सेलेक्टर। आपने लिखा #para1, ये ID हो गया, और जब आपने डॉट सब मेन्यू लिखा तो इस तरह से भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। बात की समझ आ गई? ये ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। राइटिंग CSS फॉर, हाँ क्लास को शो कर रहे हैं हमने किसी तरह, क्योंकि आमतौर पर आप जब मेन्यू बनाते हैं तो अब आप देखो ना, एक तो मेन मेन्यू होता है, एक उसका सब मेन्यू होता है, तो सारे मेन्यूज़ में सब मेन्यू नहीं होते, सारे भी होते हैं ना सब मेन्यू, तो आप उस सारे नीचे वालों का सब मेन्यू लिख दोगे। अब आप एक के लिए कोड लिखोगे, सारों के ऊपर लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए समटाइम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एक वेब में मौजूद होते हैं। CSS को हम HTML डॉक्यूमेंट में लिखते कैसे हैं? जिस तरह 3 किस्म के सिलेक्टर हैं, इसी तरह 3 ही तरीके हैं CSS लिखने के। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आप पूरी CSS फाइल को अलहदा, जिस तरह हम HTML फाइल लिखते हैं इसी तरह हम एक CSS फाइल लिखते हैं। जैसे ये है, ये मेरी HTML फाइल है, यहाँ मैं आऊँ और यहाँ मैं CSS फाइल लिखूँ। ठीक है, आप देखें जी, ये मेरे पास CSS है और मैंने इस सारे को Ctrl+C किया, ठीक है जी, और यहाँ पर आकर मैंने Ctrl+V कर दिया, वो सारा मैंने उड़ा दिया यहाँ से, ये मैंने डिलीट कर दिया। सारे को एक अलहदा फाइल में लिख दूँ, ठीक है।
फाइल में लिखने के बाद इसको सेव कर दें नाम के साथ कोई भी, जैसे आमतौर पर जो नाम होता है ना वो स्टाइल शीट होता है, स्टाइल डॉट सी एस एस आमतौर पे ये लिखते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं जी, माइक स्टाइल डॉट सी एस एस, डब्ल्यू डी स्टाइल डॉट सी एस एस, W3 स्टाइल डॉट सी एस एस, कोई भी नाम, बट एक्सटेंशन शुड बी डॉट सी एस एस। आपने लिखा, ये फ़ाइल आपकी सेव हो गई, ठीक है। देखें ना इसमें भी कलर शलर जो है ना वो चेंज हो गए हैं, पी के साथ भी हो गए, माई पैरा के साथ भी। आप देखें क्लास का कलर और तरह का है, आईडी का कलर और तरह का है, एलिमेंट का कलर जो है वो और तरह का है। अब आप इस फाइल को यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर आके, ये आपका HTML है, ये आपका हेडर सेक्शन है, ठीक है जी। हाँ जी, ये हेडर है। यहाँ पर आके आप जो है वो एक यूज़ करेंगे कमांड लिंक रेल इज़ इक्वल टू, क्या नाम था, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है जी। और उसके बाद स्टाइल शीट है, कॉलम, ठीक है जी, टेक्स्ट ओब्लिक सी एस एस। अब ये फ़ाइल आपकी सी एस एस जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। इसको ज़रा दोबारा हम कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं इसमें मैंने कोई गलती ना की हो, ठीक है ना, कि इस तरह हमने इसको किस तरह से लिखना था। सी एस एस में जाते हैं W3 स्कूल्स में, और हाउ टू, ये देखें एक्सटर्नल शीट है, हाँ जी, लिंक रेल और आगे स्टाइल शीट का नाम है, टाइप के आगे टेक्स्ट ओब्लिक सी एस एस है, और href के अंदर आपने जो है वो ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट है। ये चूँकि कभी कभी लिखी जाती है तो इसलिए जो है ना ये जहन से निकल जाती है अक्सर। इसकी जगह आप ये वाली लाइन लिख, कॉपी, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। ये देखिए लिंक रेल इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट। अच्छा, क्योंकि हम ना लिंक कमांड को और रेल कमांड को और किस्म की फाइलें भी अटैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिंक रेल हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। जब आपने रेल के आगे स्टाइल शीट लिखा तो इसका क्या मतलब है कि इस दफ़ा ये लिंक कमांड स्टाइल शीट को लिंक करेगी। समझ आ रही है? जब हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, जब हम jQuery को लिंक करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ और लिखेंगे, ठीक है। लिंक और रेल क्या करता है ये आप HTML टैग्स में पढ़ सकते हैं। टाइप के आगे आपने लिख दिया text.css, यही लिखना है। href के आगे आपने mystyle.css, जो भी आपकी स्टाइल वाली फ़ाइल है उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। एक जी, उधर तो हमने स्टाइल लिखा है ना, तो हम इसके नाम को चेंज कर देंगे ना, जो भी नाम होगा वही लिखना है ना आपने। इस तरह आपकी एक्सटर्नली स्टाइल शीट जो है वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। एक तरीका तो ये है और यही चल रहा है आजकल। हाँ जी, हाँ, लिंक कर दो। आमतौर पर क्या होता है कि पेज के अंदर लिखते रहते हैं, बाद में जिस तरह मैंने नहीं कट कॉपी पेस्ट किया, अलहदा फाइल में लिखा और एक लाइन को उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। आमतौर पर अब तो यही स्टैंडर्ड है। इसीलिए तो बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया ना कि हम वेब पेज खोलते हैं तो हमारे सामने वेब पेज वो टूटा फूटा सा नज़र आ जाता है, क्योंकि वो HTML फ़ाइल लोड हो जाती है और स्टाइल शीट वाली फ़ाइल नेट की स्लो स्पीड होने की वजह से अभी लोड नहीं हुई होती। तो वो हमें जनाब कभी कभी साइन इन का पेज अजीब सा नज़र आ रहा होता है। तो जैसे ही स्टाइल शीट लोड होती है वो दोबारा अपनी अरेंजमेंट में जो है ना वो आ जाता है। जैसे हमने वो W3 स्कूल में देखा, जब हमने नो स्टाइल शीट लगाया तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से कंटेंट्स थे। इस तरह के कंटेंट्स हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इस बात की समझ आ गई जी सबको? क्यों जी? ठीक है जी। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसके अंदर जो है वो तरीका है हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट का, यानी ये एक्सटर्नल था। इंटरनल में हम क्या करते हैं कि हेडर सेक्शन के अंदर जाके ना स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं और सारी CSS उस स्टाइल के टैग में लिख देते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैंने पहले लिखा था कि आपने एक्सटर्नल शीट को यूज़ नहीं किया, ये हेडर था, हेडर के अंदर आपने स्टाइल का टैग यूज़ किया, स्टाइल और हैश स्टाइल, इट मस्ट बी इन हेडर सेक्शन, ये शर्त है जी इसकी, ठीक है। हाँ जी, स्टाइल का टैग हेडर सेक्शन, और इसके अंदर आप अपनी सारी CSS जितनी भी आपने लिखी हुई है उस सारी को आप इसके अंदर लिखते हैं। ये दूसरा तरीका है, ठीक है।
और तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, उसको हम बोलते हैं इन लाइन CSS। इन लाइन CSS क्या, H1 और स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए आपने लिख दिया। H1 टैग है ना, पहला टैग है ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर ही आपने लफ्ज़ लिखा स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट, और कॉलन डाल के आगे डबल कोटेशंस के अंदर आपने पूरी CSS लिख दी। देखें कलर कॉलन ब्लू एक डिक्लेरेशन, सेमी कॉलन के बाद मार्जिन डैश लेफ्ट इज इक्वल टू 30 पिक्सल, ये दूसरी डेक्लेरेशन। जितनी डेक्लेरेशंस आपने देनी है आप देते जाएं देते जाएं देते जाएं, आखिर पे जाके आप डबल कोटेशन को बंद कर दें। एक तरीका हमारे पास ये है। तो 3 तरीक़ों से आप अपनी CSS आपकी जो भी फाइल है आप उसके साथ CSS को जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। क्लियर है ये तीनों तरीके जी? ठीक होगा जी। मार्जिन क्या करता है ये बाद में हम देखते हैं। कुछ भी कोई भी डेक्लेरेशन आप दे सकते हैं ना। ओके जी। अब एक क्विज क्वेश्चन है, वो क्या है जी कि व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। आपने क्या किया, आपने ये किया कि ये स्टाइल में भी लिख दिया, ठीक है, ये देखना आपने, ये लिंक रेल में भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपने ये वाला जो है इसी फाइल के अंदर आपने स्टाइल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने जो है ये जो मेरा आईडी था ना, यहाँ आके भी आपने स्टाइल, यहाँ भी आपने अपनी CSS मेंशन की हुई है। बात समझ में आ गई? तो वो किसको लेगा ये सवाल है। जिस तरह प्रेसिडेंस नहीं आप मैथ में पढ़ते कि वो जमा तफरीक ज़रब तकसीम इकट्ठे आ जाएं तो क्या करेगा, दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट है। तो CSS के लिए जो रूल है, पहली बात तो ये सुन लें आपने, पहला रूल तो ये है कि आपने P डॉट सब पैरा यहाँ लिखा ना, अब आपने नीचे कुछ लिखते गए एंड पे जाके आपने फिर सब पैरा लिख दिया, ऐसे ही है। तो याद रखें CSS को लोड किया जाता है टॉप टू बॉटम, जो सबसे आखिर पे लिखा होगा वो रह जाएगा, पिछले नहीं नज़र आएंगे। आप समझ आ रही? एक रूल तो CSS फाइल का ये है एक्सटर्नल का। हाँ, जो भी एंड पे होगा वो आपको इफेक्ट प्रेजेंटेशन नज़र आएगी, जो उससे पहले आपने चाहे 5 दफ़ा भी लिखी हुई है वो आपको नज़र है। एक रूल तो ये हो गया एक्सटर्नल का। ये तो विद इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, विद इन। अक्सर ऐसा होता है, हम मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक मैं असाइनमेंट कर रहा था तो मुझसे ये गलती हो रही थी। मुझसे वो आमतौर पर कॉपी पेस्ट नहीं बंदा करता, मैंने एक की कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, आईडी चेंज करना था, चेंज नहीं किया मैंने आईडी। अब जनाब मैं नीचे चेंज करता, ऊपर वाले में मैं चेंज करता था तो चलता कौन सा था, मैं जनाब को मेरा ख्याल है 1 घंटा मैं उसके ऊपर जो है ना वो परेशान रहा कि ये CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रही, अप्लाई कैसे होती। ठीक है, मैं चेंज तो कर रहा था ऊपर वाली जो है वो सिलेक्टर के अंदर, और जो लास्ट पे वो लोड करता था वो मुझे नज़र आता था। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी है, इस तरतीब को भी आपने जहन में रखना है। ये तो हो गया विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक के अंदर। अगर आपने स्टाइल के अंदर लिखा हुआ गाजी साहब, वहाँ भी यही चीज़ है, आपने स्टाइल के अंदर पहले भी P लिख दिया, फिर नीचे जाके भी P लिख दिया, तो आखिरी वाला P चलेगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक P लिख दिया है इनलाइन, एक लिख दिया है हेडर के स्टाइल के अंदर, और एक लिख दिया है आपने स्टाइल शीट में, तो देन कौन सा रहेगा और कौन सा नहीं चलेगा। जी क्या होना चाहिए इसका आंसर, लास्ट वाला कौन सा है? हाँ जी, आपने किया हुआ है हालांकि आप साहब, पिछली दफ़ा जब CSS पढ़ी थी तो हाँ जी आपने भी हाँ जी, लास्ट वाला कौन सा नहीं ना, 3 नाम मैंने बताए हैं, नाम बोले ना फिर उसका कि इन लाइन जो है वो चलेगा। तो आंसर यही है कि इन लाइन स्टाइल शीट जो है ये सबसे पहले यानी है इसकी प्रेसिडेंस। अगर आपने एक्सटर्नल शीट के अंदर P जो है पैरा है उसकी अलाइनमेंट को राइट किया हुआ है, लेकिन इन लाइन के अंदर आके उसकी अलाइनमेंट को आपने सेंटर कर दिया, तो इन लाइन वाली चलेगी, वो नहीं चलेगी। उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट्स दोनों का सेम है। अगर आप ज़ाहिर है क्योंकि आमतौर पर या आपने एक्सटर्नल लगाया होगा या इंटरनल लगाया होगा, और उसके बाद जो है वो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट है। कुछ सेटिंग ब्राउज़र की अपनी ज़ाती भी होती है,
ब्राउज़र ने खुद भी CSS लिखी होती है, और बाद औक़ात हम CSS को करते हैं ऐसे। मसलन मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। अक्सर आप किसी जगह कोड देखेंगे ना, तो स्टाइल शीट के अंदर ना सबसे पहले ये लिखा होता है स्टैटिक, ये स्टैटिक और ये, ठीक है जी। इसमें लिख देते हैं जी पैडिंग इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी, एंड मार्जिन इज़ इक्वल टू 0 पिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन दिया हुआ है ना, तो जैसे ही ये स्टाइल शीट लोड होती है तो वो उसकी पैडिंग एंड मार्जिन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। इससे ये मुराद होता है। तो सम टाइम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है वो भी चल रही होती है जी। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये कि ये इस तरह से चलेगा जी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, उनके बारे में। यहाँ पर मैं इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है ना कि जो भी इसमें ऑप्शन है, सबसे पहले ये कलर्स की। आपने कलर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। जब आप जब आप कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कलर ऑफ इनसाइड एलिमेंट्स। कलर ऑफ, आपने एक डिव लगाया, ये कंटेनर है ना, डिव की CSS में आपने लिख दिया कलर वाइट। डिव की CSS में क्या लिख दिया? कलर वाइट। तो इसका क्या मतलब है कि इस डिव के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो उसका कलर वाइट होगा। समझ आ रही है? अगर आप उसका अलहदा से मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो ये कलर की प्रॉपर्टी है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी हर एलिमेंट को बॉर्डर लगाने के लिए है। आपने डिव है उसका बॉर्डर लगाना है, आपने H1 है उसका बॉर्डर लगाना है। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, अगर आप उन एलिमेंट्स के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी 4 तरह से है। बॉर्डर लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ये बॉर्डर्स भी हैं। अकेला बॉर्डर लिखेंगे तो इससे मुराद है चारों तरफ का बॉर्डर। अगर आप अलग-अलग लगाना चाहते हैं साइड कि आपकी लेफ़्ट पे लग जाए या राइट पे लग जाए, बाकी लगे ही ना, देन आप जो है वो बॉर्डर लेफ़्ट या बॉर्डर डैश लेफ़्ट, बॉर्डर डैश राइट। इसी तरह मार्जिन हमारे पास क्या है? आपने कंटेनर के अंदर आपने हेडिंग है ना, हेडिंग के अंदर आपने जो है ना वो लिख दिया है। अब हेडिंग आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो मार्जिन से मुराद आप जितनी जगह छोड़ना चाहते हैं आउटसाइड दैट एलिमेंट, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। यानी इसकी मिसाल देने के लिए शायद मुझे जो है ना वो पेंट को यूज़ करना पड़े। ये पेंट है, ठीक है। अब आपके पास ये एलिमेंट है, ये देखें, ये आपका मेन वेब है, ठीक है। आपने इसके अंदर जो है ना वो ये एक एलिमेंट डाला, ठीक है। अब ये देखो, ये जगह छोड़ी है ना आपने, ये आपने अपने ब्राउज़र से इसका मार्जिन छोड़ा। ये आपका एलिमेंट है जिसका एक बॉर्डर भी लगा हुआ है। गौर से समझ लें। लेट्स सपोज कि ये आपका डिव है, ये जो मैंने बॉक्स डाला है ये वाला, समझ आ रही है ना। ये आपका कोई डिव है, इसके अंदर जो कुछ भी है इससे हमें कंसर्न नहीं है, ओके। जब आप इस डिव की CSS में लिखोगे ना मार्जिन, तो इससे मुराद है कि इस डिव के बॉर्डर से बाहर आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं फ्रॉम सेकंड एलिमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक एलिमेंट इसके नीचे है, चारों तरफ एलिमेंट्स मौजूद है ना इसके, तो ये भी तो एक एलिमेंट है ना, ठीक है ना। तो अगर आप मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन मीन्स कि आप अपने इस कंटेनर एलिमेंट के आउटसाइड पर कितनी जगह दूसरों से वेकेट करना चाहते हैं, चारों तरफ अकेले मार्जिन से। अगर आप लेफ़्ट पे छोड़ना चाहते हैं देन मार्जिन डैश लेफ़्ट, राइट पे छोड़ना चाहते हैं मार्जिन डैश राइट, टॉप पे छोड़ना चाहते हैं तो मार्जिन डैश टॉप, एंड इसी तरह सारा। लेकिन अगर अकेला मार्जिन लगाएंगे तो इट मीन्स ऑल अराउंड द। अच्छा, इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ जो है ना वो है पैडिंग। मार्जिन के साथ है पैडिंग। पैडिंग भी जगह छोड़ती है लेकिन विद इन द बॉर्डर, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपका डिव है, आपने इसको पैडिंग दे दी 5 पिक्सल की। इसका क्या मुराद है कि ये जो इसका बॉर्डर है ना, इससे नीचे 5 पिक्सल छोड़ के लिखना है जो भी लिखना है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत क्रिटिकल आपकी जो है ना वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिन और पैडिंग।
क्योंकि इससे इफेक्ट एक जैसा हो रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, पैडिंग बढ़ रही है, पैडिंग बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बॉर्डर, मार्जिन और आपकी पैडिंग, ये तीनों एक कंटेनर एलिमेंट के साइज़ का हिस्सा बन जाते हैं। मसलन वो कैसे हिस्सा बन जाते हैं, आपका ये जो डिव है ना, ये 100 पिक्सल का था, ठीक है, आपने इसके साथ मार्जिन लगा दिया 5 पिक्सल, आपने पैडिंग लगा दी 5 पिक्सल, तो अब आपका ये जो डिव है ये 110 पिक्सल का है। समझ आ रही है ना? यहाँ पे आके कैलकुलेशन बड़ी रॉन्ग होती है। हमने स्क्रीन को डिवाइड करना होता है, समझ आ रही है? हमने स्क्रीन को डिवाइड करना है। 1000 पिक्सल की मेरे पास स्क्रीन है, मैं कहता हूँ ये एक डिव मेरा 600 पिक्सल का है, एक डिव मेरा 400 पिक्सल का, कितना हो गया? 1000। उसके बाद मैं उसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल का, वो तो 1002 हो गया। राइट वाले पे मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया, वो 1004 हो गया। समझ आ रही है ना? ये चीज़ ज़हन में रखनी है। जब आप बॉर्डर लगाएंगे, जब आप पैडिंग लगाएंगे, जब आप मार्जिन लगाएंगे, तो जिस एलिमेंट में आप लगा रहे हैं वो उस एलिमेंट का साइज़ का हिस्सा जो है ना वो बन जाएंगे। ये हमारे पास है पैडिंग। इस बात की समझ आई आपको ज़रा? ठीक है, मज़ीद मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड्स में आपने कलर लगाना है, बैकग्राउंड पे आपने इमेज लगानी है या क्या करना है। बैकग्राउंड की 3-4 इकसाम हैं, आप मुख्तलिफ इकसाम से लगा सकते हैं। हाइट और विड्थ अगर आप अपने ब्लॉक एलिमेंट की सेट करना चाहते हैं, आपने एक डिव लगाया है जो आप अभी करके आए हैं, जो असाइनमेंट आज आप बना के लाए हैं, उसमें आपने अपने डिव्स की हाइट एंड विड्थ को सेट किया था, याद है? शायद पैडिंग एंड मार्जिन भी उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ आया था। अब आपको समझ आ गई है कि वो क्या था, ठीक है। इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट की फैमिली कौन सी है, फ़ॉन्ट का नाम क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, उसके ऊपर स्टाइल कौन सा लगा हुआ है। फिर लिंक्स जो हम बनाते हैं, उन लिंक्स का जो है वो ये स्टाइल शीट अलहदा से है। एंड बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल वही है जो मैंने पेंट में आपको समझा दिया कि जब हम किसी को डिव लगाते हैं तो उस डिव के ऊपर जो जगह छोड़ते हैं वो मार्जिन होती है, जो अंदर जगह छोड़ेंगे वो हमारे पास पैडिंग होती है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने देखनी है। इसी तरह हम इसकी जो मज़ीद फर्दर प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई? चलो ठीक है, थैंक यू।